वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीएस एकेडमी मंझौल। जैसा कि पिछले क्लास में सेल चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, टिश्यू यानी ऊतक पे आते हैं, ठीक है। यदि आप लोगों ने सेल चैप्टर कंप्लीटली नहीं देखे हैं, पिछले क्लास को जाके आप पहले देख लीजिए, फिर ऊतक यानी कि टिश्यू का चैप्टर समझने में आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ऊतक यानी कि टिश्यू। सबसे पहली बात तो ऊतक होता क्या है। ऊतक को जानने से पहले आप लोगों को कोशिका के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जिस तरीका से कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक, इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। और उसके बाद जस्ट यानी कि कोशिकाओं के यानी समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो ऊतक कहा जाता है। ऊतक किसको कहेंगे? समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, ठीक है। यानी कि समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो ऊतक कहा जाता है, ठीक है। और ऊतकों के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतकों के समूह को अंग कहा जाता है। और अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो एक शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए पहले ऊतक के बारे में देख लेते हैं, फिर तो आगे पढ़ना ही है, ठीक है। अब देखिएगा, यानी समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। अब देखिएगा, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी ऊतकों का अध्ययन ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है, हिस्टोलॉजी, ठीक है। यानी और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता तो साइटोलॉजी कहलाता था। और ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो हिस्टोलॉजी का जनक मार्सेलो मेलपीधी को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? तो मार्सेलो मेलपीधी, ठीक है। यानी कि हिस्टोलॉजी का जनक किन्हें कहा जाता है? तो मार्सेलो मेलपीधी को कहा जाता है। और हिस्टोलॉजी शब्द कौन दिए थे? तो वो दिए थे मेयर ने। हिस्टोलॉजी शब्द कौन दिए थे? तो मेयर ने दिए थे, ठीक है। यानी कि समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। और ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी का जनक मार्सेलो मेलपीधी को कहा जाता है, ठीक है। और हिस्टोलॉजी शब्द कौन दिए थे? तो वो मेयर ने दिए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं, यानी हिस्टोलॉजी शब्द कौन दिए थे? तो मेयर दिए थे। अब देखिएगा, ये जो ऊतक है, यानी ऊतक शब्द कौन दिए थे? ठीक है, ऊतक शब्द नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। ऊतक शब्द कौन दिए थे? ये दिए थे विचंट साहब ने। कौन दिए थे? विचंट साहब ने। विचंट साहब ने। आपसे पूछा जाएगा कि हिस्टोलॉजी शब्द कौन दिए थे? तो कौन दिए थे हिस्टोलॉजी शब्द? तो मेयर ने दिए थे। तथा ऊतक शब्द कौन दिए थे? तो वो दिए थे विचंट ने, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऊतक के प्रकार के बारे में, ठीक है। यानी कि ऊतक के प्रकार, ऊतक मेनली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है जंतु ऊतक और दूसरा होता है पादप ऊतक, ठीक है। यानी कि पहला हो गया आपका जंतु ऊतक, दूसरा हो गया आपका पादप ऊतक।
ठीक है। अब देखिए यह जंतु ऊतक क्या होता है। जंतु जंतु में पाए जाने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं, जंतु ऊतक कहते हैं। यानी कि जंतुओं में पाए जाने वाले या फिर जंतुओं में विद्यमान समान कोशिकाओं के समूह को जंतु ऊतक कहते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं या जंतुओं में, केवल जंतुओं में पाया जाता है, या जंतुओं में पाया जाता है, में पाया जाता है। ठीक है, तथा पादप ऊतक या केवल पादपों में पाया जाता है। नाम से ही पता चल रहा होगा, या केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जंतु ऊतक, दूसरा होता है पादप ऊतक। यानी जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतकों को जंतु ऊतक कहते हैं तथा पादपों में पाए जाने वाले ऊतकों को पादप ऊतक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं, जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो मेनली हम लोग जंतु ऊतक के बारे में फिलहाल पढ़ते हैं, फिर पादप ऊतक के बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जंतु ऊतक भी 4 प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं जंतु ऊतक। जंतु ऊतक, जंतु ऊतक मेनली 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिएगा जंतु ऊतक मेनली कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन देख लेते हैं। सबसे पहला तो हो गया जंतु ऊतक में संयोजी ऊतक। कौन सा, तो संयोजी ऊतक। ठीक है, दूसरा हो जाता है, पहला संयोजी ऊतक, दूसरा तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तीसरा हो जाता है दूसरा तंत्रिका ऊतक, तीसरा हो जाता है पेशिया ऊतक, पेशिया ऊतक, और चौथा हो जाता है उपकला ऊतक, कला ऊतक। ठीक है, अब मेनली देखते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक वैसे ऊतक को कहा जाता है जो हमारे शरीर में, शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, यानी कि एक शरीर के प्रत्येक अंग भिन्न भिन्न अंगों को क्या करती है, एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है। तो हम कह सकते हैं संयोजी ऊतक या हमारे शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का कार्य करती है, जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। यानी कि संयोजी ऊतक जो होता है या हमारे शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में जैसे हमारे शरीर में जोड़ने का कार्य कौन कौन सा अंग करता है, जैसे हो गया हड्डी यानी कि अस्थि। अस्थि भी क्या करती है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करती है। तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, अस्थि होगा। और ऑप्शन में क्या हो सकता है एग्जाम्पल में, जैसे अस्थि हो गया, उसके बाद वेन यानी नस। नस तो हमारे शरीर के सभी अंगों में क्या हुआ, सभी अंगों तक पहुंचा हुआ है। ठीक है, यानी कि सभी अंगों को क्या कर रहा है, एक तरह से जोड़ने का कार्य कर रहा है। अस्थि हो गया, रक्त हो गया, के बाद लसिका हो गई इत्यादि। ये सब हमारे शरीर में क्या करते हैं, विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, रक्त एवं लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। कौन सा ऊतक, तो तरल संयोजी ऊतक लिख सकते हैं। रक्त एवं लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। कौन सा ऊतक, तो तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। ठीक है,
यानी रक्त एवं लसिका को कौन सा ऊतक कहा जाता है? तो तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं तंत्रिका ऊतक के बारे में। कौन सा? तो तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू। तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू के बारे में देख लेते हैं। अब देखिएगा, तंत्रिका ऊतक जो होती है इसका हमारा दिमाग तथा स्पाइनल कॉर्ड इसका बना होता है, तो तंत्रिका ऊतक का बना होता है। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का मतलब पीछे में जो हमारे दिमाग से जुड़ी हुई तो हड्डी है यानी कि अस्थि है, उसे स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं तंत्रिका ऊतक का इसका हमारा मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड बना होता है, ठीक है। यानी कि तंत्रिका ऊतक का हमारा मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड बना होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यानी कि यह क्या करता है, यह सभी सूचनाओं को हमारे शरीर में निकलने वाली या तथा बाहर से आने वाली सूचनाओं का क्या करती है? आदान प्रदान करती है। यहाँ यानी कि यह सभी सूचनाओं तथा संवेदनाओं का आदान प्रदान करती है, यानी कि हमें जैसे कि हमें भूख लगा होगा या फिर यदि कहीं पे हर्ट होता है या फिर कहीं चोट लगती है तो उसका एहसास कौन कराता है? तो तंत्रिका ऊतक ही कराती है। इसीलिए इसे चेतना ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ऊतक? तो चेतना ऊतक के नाम से भी जाना जाता है, चेतना ऊतक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तंत्रिका ऊतक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेशीय ऊतक के बारे में देख लेते हैं। अब कौन सा? तो पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू। ऊतक नाम से ही पता चल रहा होगा, यानी पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू। इसका क्या चीज बना हुआ होगा? तो मसल्स बना होगा। ठीक है, यानी कि इसका क्या बना रहता है? तो इसका मांसपेशियां बनी हुई हो, मांसपेशियां बनी। ठीक है, ये क्या बनी होती है? यानी पेशीय ऊतक का मांसपेशियां बनी होती है। ठीक है, तथा इसका कार्य क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं उसको क्या? सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि पेशीय ऊतक का क्या कार्य होता है? हमारे शरीर के अंदर जो भी अंग पाए जा रहे हैं उनका सुरक्षा प्रदान करना। यानी इसका कार्य सुरक्षा प्रदान करना होता है। क्या होता है? तो सुरक्षा प्रदान करना तथा अब एक चीज बताइए, यदि पेशीय ऊतक हमारे शरीर में यानी कि मांसपेशी नहीं रहे तो क्या हम लोग चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। ठीक है, यानी कि पेशीय ऊतक जो होती है हमारे शरीर में क्या करती है? गति प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि पेशीय ऊतक क्या करती है? गति तथा प्रचलन करने में मदद करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं, पेशीय ऊतक हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं उपकला ऊतक के बारे में। उपकला ऊतक यानी कि इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब देखिए उपकला ऊतक क्या होती है? यानी कि उपकला ऊतक वैसे ऊतक का जिससे हमारे शरीर का यानी कि बाहरी परत, किसी भी अंग का बाहरी परत तथा आंतरिक परत बना हुआ होता है। यानी कि इसका
का सभी अंगों का बाहरी तथा आंतरिक परत बना होता है, तथा आंतरिक परत बना, यानी कि हमारे शरीर की यानी कि किसी भी अंग का आंतरिक तथा बाहरी परत किसका बना होता है, तो वह उपकला उत्तक का बना होता है। इसी में देखिएगा यहाँ पे हमारे शरीर का ऊपरी परत कौन सा है, स्किन यानी कि त्वचा है, यानी त्वचा भी किसका बना हुआ है, तो उपकला उत्तक का ही बना हुआ है। इसका क्या बना होता है, त्वचा ही इसी का बना होता है, त्वचा। ठीक है, अब देखिएगा जब कभी यदि कटता फटता होगा तो देखे होंगे कि जब इसका ऊपर का स्किन क्या होता होगा, उखड़ जाता होगा या फिर फट जाता होगा, तो इसके अंदर व्हाइट कलर का द्रव दिखाई देता है। यानी वह क्या है, व्हाइट कलर का द्रव, वह फैट यानी कि वसा है, अर्थात यह वसा को क्या करता है, संग्रहित करके रखता है। क्या वसा को संग्रहित करके रखता है, इसीलिए इसे फैटी टिश्यू या फिर इसे एडिपोज टिश्यू भी कहा जाता है। कला उत्तक को एडिपोज टिश्यू भी कहा जाता है। कौन सा, तो एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू किसे कहा जाता है, तो वह उपकला उत्तक को कहा जाता है। ठीक है, चलिए जंतु उत्तक के में इतना ही था। ठीक है, तो इस पे आधारित अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। उससे पहले इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पेशिया उत्तक इसकी मांसपेशियां बनी हुई होती है या हमारे अंगों की क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, तथा यह गति एवं प्रचलन करने में क्या करती है, मदद करती है। कला उत्तक या सभी अंगों के बाहरी तथा आंतरिक परत को बनाता है। ठीक है, आंतरिक परत को बनाता है, तो कौन बनाता है, तो उपकला उत्तक बनाता है। इसकी त्वचा भी इसी यानी कि उपकला उत्तक का ही बना हुआ होता है। ठीक है, यह वसा को संग्रहित रख करके रखता है तथा इसे एडिपोज टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है। यानी कि अभी तुरंत बताएं आप लोगों को, उत्तकों का अध्ययन किसको कहा जाता है, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हिस्टोलॉजी। यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट है। इसमें अन्य ऑप्शन भी है, उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या था, तो साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी में तो उत्तक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी में इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो दांतों का अध्ययन करते हैं। दांतों का अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत, ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है आप लोगों का कैलोलॉजी। कैलोलॉजी के अंतर्गत मानव सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, तो मानव सौंदर्य का। यानी कैलोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मानव सौंदर्य का अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसका अध्ययन करते हैं, तो मानव सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कैलोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी तथा उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, रक्त कैसा उत्तक है। ठीक, रक्त कैसा उत्तक है। ऑप्शन है आप लोगों का उपकला उत्तक, तंत्रिका उत्तक, तरल संयोजी उत्तक तथा इनमें से कोई नहीं। जस्ट अभी आप लोगों को बताए हैं रक्त तथा लसिका कैसा उत्तक होता है, तो तरल संयोजी उत्तक होता है। तो रक्त कैसा उत्तक हो जाएगा, तरल संयोजी उत्तक। ठीक है, देख सकते हैं तंत्रिका उत्तक, इसका तो मस्तिष्क
तथा स्पाइनल कॉर्ड बना होता है, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तंत्रिका ऊतक पाया जाता है तथा उपकला ऊतक या अंगों के बाहरी तथा आंतरिक परत को बनाता है, यानी कि अंगों के बाहरी तथा बाहरी तथा आंतरिक परत। आंतरिक परत को कौन बनाता है? तो उपकला ऊतक बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, संवेदनाओं का आदान प्रदान किस ऊतक के द्वारा होता है? यानी कि संवेदना यानी दुख, दर्द, ईर्ष्या, द्वेष, इस सब का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? किस ऊतक के द्वारा होता है? इसके बारे में अभी पहले बता चुके हैं। इस सब यानी संवेदनाओं तथा मतलब ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, इस सब का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो वो होता है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, चलिए उपकला ऊतक, पहला फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, उपकला ऊतक। अब देखिएगा उपकला ऊतक क्या होती है। उपकला ऊतक का अभी जस्ट बताएं कि अंगों का आंतरिक तथा बाहरी परत बना होता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा ये थी सेकेंड नंबर ऑप्शन है आप लोगों का संयोजी ऊतक। अब देखिएगा संयोजी ऊतक जो होता है या शरीर के विभिन्न अंगों को क्या करती है? जोड़ने का कार्य करती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है आप लोगों का पेशिया ऊतक, यानी कि पेशिया ऊतक का क्या बना होता है? तो मांस पेशियां बनी होती है। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए संवेदनाओं का आदान प्रदान जो होता है ये होता है आप लोगों का तंत्रिका ऊतक के द्वारा। किसके द्वारा? तो तंत्रिका ऊतक के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? जस्ट अभी बताएं आप लोगों को, हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो मार्सेलो मेलपीदी को कहा जाता है। ठीक है, और हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? हिस्टोलॉजी में। अब देखिएगा ऑप्शन फर्स्ट है आप लोगों का मेयर। क्या है ऑप्शन? मेयर, यानी कि मेयर का क्या कार्य था? मेयर ने क्या नाम दिया था? हिस्टोलॉजी का नामकरण किया था। हिस्टोलॉजी यानी यह हिस्टोलॉजी शब्द दिया था। तो लॉजी शब्द कौन दिए थे? तो मेयर ने दिए थे। सेकेंड ऑप्शन है आप लोगों का रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक का कार्य क्या था? इन्होंने कोशिका की खोज की थी, लेकिन कैसी कोशिका? मृत कोशिका की खोज, यानी इन्होंने कोशिका की खोज किया था। कोशिका। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, मार्सेलो मेलपीदी को हिस्टोलॉजी का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वैसा कौन सा ऊतक है जो वसा को संग्रहित करता है, यानी वसा को संग्रहित करके रखता है। जस्ट अभी आप लोगों को बताएं कि वसा को संग्रहित करने का कार्य किस ऊतक का होता है। जैसे ही हल्का सा स्किन क्या होता है? उखड़ता है, तो देखते होंगे कि वहां पे क्या होता है? सफेद रंग का हल्का सा तरल पदार्थ या फिर द्रव पाया जाता है। वही तरल पदार्थ व्हाइट कलर का जो होता है उसे ही वसा कहा जाता है, यानी वही वसा होता है। अब देखिएगा वसा यानी कि और एक चीज और बताए थे कि शरीर के आंतरिक तथा बाहरी अंग का निर्माण कौन करता है? आंतरिक तथा बाहरी परत का निर्माण कौन करता है? तो उपकला ऊतक करता है। और कौन सा ऊतक ऐसा है जो वसा को संग्रहित करता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? उपकला ऊतक। ठीक है, पेशिया ऊतक का कार्य तो हो जाता है मतलब शरीर में के अंदर मांसपेशियों का निर्माण करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हिस्टोलॉजी का नामकरण किसने किया? जस्ट अभी बताए थे हिस्टोलॉजी का नामकरण किसने किया है? तो मेयर ने किया है। कौन किए थे? मेयर ने किए थे। विचंट ने। अब देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का विचंट। विचंट ने क्या किए थे? इन्होंने उत्तक शब्द दिए थे। कौन सा शब्द दिए थे? तो उत्तक शब्द दिए थे। थर्ड ऑप्शन है आप लोगों का पुरकिंजे। पुरकिंजे का क्या कार्य था? पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नामकरण किए थे। किसका नामकरण? तो जीव द्रव्य का। जीव द्रव्य का नामकरण कौन किए थे? तो पुरकिंजे साहब ने किए थे।
नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रॉबर्टसन। रॉबर्टसन का क्या कार्य था, इन्होंने राइबोसोम का क्या किए थे, राइबोसोम का नामकरण, राइबोसोम का नामकरण कौन किए थे, तो रॉबर्टसन ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन तो आप लोगों का सेल चैप्टर का आ गया है, ठीक है। देखिएगा गुणसूत्र यानी डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, सिंड्रोम पहले जान लीजिए क्या होती है। सिंड्रोम क्या होती है, जब गुणसूत्र के में मतलब जब बच्चा या बच्चा, जब बच्चा क्या होता है जन्म लेता है तो उसके गुणसूत्रों में क्या होती है, थोड़ी बहुत उलटफेर हो जाती है। उलटफेर होने के कारण उसमें अमान यानी असामान्य क्या होते हैं, लक्षण दिखने लगते हैं। उसी लक्षण असामान्य लक्षणों को क्या कहा जाता है, तो सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। उसी में पहला सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। वैसे तो स्वस्थ मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ा यानी कि 46 होती है। ये क्योंकि बी ऑप्शन है, ये स्वस्थ मनुष्य में होती है, ठीक है। अब देखिएगा डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एक बीमारी होती है, ठीक है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या एक बढ़ जाती है और एक बढ़ के क्या कितना हो जाता है, तो 43 हो जाती है, ठीक है। अधिकतर लड़के इस बात पे गलती करके आते हैं, क्योंकि डाउन सिंड्रोम, डाउन का मतलब क्या होता है कम जैसे ही कम रहता है तो वो 46 ऑप्शन में रहता है, ये तीनों ऑप्शन में रहता है 45, 46, 47, और 46, 47 ना मार के वो मार देते हैं 45 यानी कि 45 मार के निकल जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, उपकला उत्तक को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। उपकला उत्तक को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, जस्ट अभी बताएं आप लोगों को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है आपका चेतना उत्तक, और चेतना उत्तक किस उत्तक को कहा जाता है, तो तंत्रिका उत्तक को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, तंत्रिका उत्तक को क्या कहा जाता है, चेतना उत्तक, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन है एडिपोज उत्तक यानी कि बसिया उत्तक। बसिया उत्तक किसको कहा जाता है, तो उपकला उत्तक को। ये ऑप्शन आपका राइट है यानी कि सही है। उपकला उत्तक को किस नाम से जाना जाता है, तो एडिपोज उत्तक के नाम से जाना जाता है। और संयोजी उत्तक तो ये खुद एक प्रकार का उत्तक है, तो ये तो हो नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का सेल चैप्टर का है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है। ऑप्शन है आप लोगों का ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तथा ऑप्शन डी है आपका रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन। देखिएगा ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन किसको कहा जाता है, मतलब किस प्रक्रिया को। ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत डीएनए से क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तथा सेकेंड ऑप्शन है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आरएनए से डीएनए का बनना के अंतर्गत, यानी आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के अंतर्गत, ट्रांसलेशन किसको कहते हैं, तो ट्रांसलेशन कहते हैं आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, तो ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन कहते हैं किसको, डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, तो रेप्लिकेशन कहलाता है। यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट है, राइट ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, तो रेप्लिकेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, उत्तक किसे कहते हैं। जबकि चैप्टर स्टार्ट किए थे उसी समय बता दिए आप लोगों को कि उत्तक किसको कहा जाता है। आप लोगों का ऑप्शन है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को उत्तक कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अंगों के समूह को कहते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है, थर्ड नंबर ऑप्शन है समान कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है आप लोग का इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए आप फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यानी कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो कोशिका कहा जाता है। ठीक है, कोशिका कहा जाता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। नेक्स्ट है अंगों के समूह को, अंगों के समूह से क्या चीज बनता है, तो शरीर बनता है। अंगों के समूह से क्या बनता है, शरीर बनता है। थर्ड नंबर ऑप्शन है समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, तो समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन क्या है आपका, राइट है, यानी कि सही है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग बहुत अच्छी तरीका से कुछ सीखे होंगे। ठीक है, यदि आप लोगों को क्लास बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा, यदि आप लोग इस क्लास से कुछ सीखे होंगे, तो क्लास को यानी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।